Hello दोस्तों, वेलकम टू सिविल एज एजुकेशन. दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ योर LSM वीडियो. सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस ऑल द अदर क्वेश्चंस जो कि हमारे फर्स्ट वीडियो में रह गए थे. तो वो सारे टॉपिक्स हम सारे क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट करेंगे. एंड फर्स्ट वीडियो में हमने ये सारे ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं और अब और क्वेश्चंस देखेंगे. बीम के जितने भी डिज़ाइनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है. आप प्लीज़ जाकर पहले पार्ट 1 देख लो, उसके बाद आप पार्ट 2 देख लीजिएगा. ठीक है. सो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं आगे के वो कंप्लीट करते हैं. In limit state method of design of our RCC flexure member, the center of gravity of the compressive force acting on the section from the topmost fiber of concrete is a distance of. ठीक. तो इसके लिए अगर मैं एक सेक्शन बना लेती हूँ, इसका थोड़ा सा वेरिएशन देख लेते हैं हम लोग. ठीक है. तो ये सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट से डिस्टेंस है. ठीक है. इसमें दिस इज आवर न्यूट्रल एक्सिस. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा. ठीक है. ये वैल्यू हमारी 0.0035 हो गई एंड दिस वैल्यू इज एप्सिलॉन SU. ठीक. ये हो गई. एंड दिस डिस्टेंस इज D. ठीक है. एंड दिस इज B. ओके. सो दिस इज़ द न्यूट्रल एक्सिस. तो ये जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी एक्सट्रीम फाइबर से, उसको हम लोग बोल देंगे XU. नाउ आर स्ट्रेन वेरिएशन, ये हमारा स्ट्रेस वेरिएशन हमारा क्या होगा? स्ट्रेस वेरिएशन कंक्रीट का हमें पता है कि एक जो सर्टेन वैल्यू है 0.002 की, ये हमारी है 0.002. यहाँ से जो हमारा स्ट्रेस रहेगा वो पैराबोलिक रहेगा एंड आफ्टर दैट इट विल कांस्टेंट. ठीक है. तो इट विल बी रेक्टेंगुलर एंड अप टू 0.002 ये वैल्यू हमारी हो जाएगी पैराबोलिक. ठीक है. तो यहाँ एक्सट्रीम फाइबर पे हमारा जो स्ट्रेस आता है वो होता है 0.45 FCK. ठीक है. अब ये 0.45 CK क्यों लिया हमने? देखो, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? ऑफ कंक्रीट क्या है? FCK है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जो कि हमने लैब में बनाया, लैब में टेस्टिंग किया. इसी को जब हम इसी कंक्रीट को हम फील्ड में काम करते हैं. ठीक है. और वहाँ पे क्या होता है? साइजेस का वेरिएशन होता है. तो ये जो वैल्यू थी हमारी, ये अब वैल्यू हमारी बन जाती है 0.67 FCK. ठीक है. बट हमने कहा कि जो हमने अपनी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करके लिया है तो उसके लिए विल अप्लाई और फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो इसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करेंगे 1.5 का. तो नाउ फाइनल जो हमें डिज़ाइनिंग के लिए स्ट्रेस कंसिडर करना है वो हो जाएगा 0.45 FCK. तो ये वैल्यू यहाँ से आएगी. तो ये डिज़ाइनिंग के लिए दिस इज़ अ डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. ठीक है. ये हमारी डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और इसी को कंसिडर करके हम अपनी पूरी आगे की एनालिसिस करते हैं. ठीक है. तो इसमें जो कंप्रेसिव फोर्स लगता है, हमें पता है कि एक टेंशन फोर्स आता है यहाँ पे. ठीक है. और एक कंप्रेसिव फोर्स आएगा. तो जो कंप्रेसिव फोर्स आएगा वो हम मान लेते हैं कि ये कहीं यहाँ पे आता है C. ठीक है. तो इस कंप्रेसिव फोर्स की जो वैल्यू होती है, अगर मैं टेंसाइल फोर्स की बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेंसाइल फोर्स की बात करती हूँ, टेंशन फोर्स की. तो टेंशन फोर्स में जो टेंशन का वेरिएशन है वो एक लीनियरली है. ठीक है. हमने एक ही पॉइंट पे टेंशन आ रहा है और लीनियर है वो, यहाँ पे कोई है नहीं. तो यहाँ से हम टेंशन को डायरेक्टली निकाल सकते हैं सिग्मा इंटू ए से, मतलब स्ट्रेस इंटू एरिया से निकाल सकते हैं. तो स्ट्रेस हमारा टेंशन में कितना लेते हैं हम लोग? जो हमारा डिज़ाइन यील्ड स्ट्रेस होता है वो होता है 0.87 FY. ठीक. ये 0.87 FY क्या आया? FY को जब आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करोगे तो 0.87 FY आएगा. और इसको एरिया ऑफ स्टील से हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये तो हमारा टेंसाइल फोर्स आ गया. कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकालेंगे?
अब कंप्रेसिव फोर्स, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस का वेरिएशन है वो लीनियर नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, स्ट्रेस का वेरिएशन यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ तक ये पैराबोला है और फिर रेक्टेंगुलर है, तो इसको हम सिग्मा इंटू ए वाले फार्मूले से नहीं निकाल सकते, ठीक। इसके लिए जो फार्मूला रहेगा वो हम ये करेंगे कि एक सेक्शन लेंगे जिसमें कि हम एक स्ट्रिप मान लेंगे, ठीक है। ये मैंने मान ली कि ये जो स्ट्रिप है ये dx है, ठीक है, इसकी विड्थ है b एंड इट्स एरिया इज़ dA। तो अगर हम यहाँ से मैं अगर यहाँ से dA निकालूँ, कितना आएगा ये आ जाएगा b इंटू dx, ठीक है। और मैं अगर DC निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू dA विच इज़ सिग्मा इंटू b इंटू dx। सो फॉर द होल सेक्शन मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन मैं दोनों तरफ करूँगी तो ये हमारा सिग्मा बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा b इंटू dx, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे बिकॉज मेरा b कांस्टेंट है, b की वैल्यू तो मेरी कांस्टेंट ही है, b की वैल्यू थोड़ा चेंज हो रही है, b मेरा बाहर आ जाएगा और सिग्मा इंटू dx हो जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन है, इस तरह से हम निकालेंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं, अगर सपोज़ हमारे पास कोई कर्व है, ठीक है, एक्स वाई का, ठीक है, तो इसमें अगर मैं कहती हूँ कि y इंटू डी एक्स, ये जो y इंटू डी एक्स ये जो है ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो हम ये जो कंप्रेसिव फोर्स है वो कैसे निकाल लेंगे, b मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे तो ये c फोर्स निकल आएगा हमारा, एंड दिस c फोर्स विल एक्ट एट अ पॉइंट हेयर, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस होती है, ये मैं डायरेक्टली आपको बता दे रही हूँ वरना इसका पूरा डेरिवेशन है। तो ये वैल्यू होती है हमारी 0.42 XU, ठीक है, ये 0.42 XU पे होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 0.42 XU। मैंने ये एक्सप्लेन इसलिए किया कि आपको समझ में आ जाए कि स्ट्रेस का वेरिएशन और स्ट्रेन का वेरिएशन कैसे होता है, कैसे कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स आता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। एज पर IS 456/2000 इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इन बेंडिंग इज टेकन एज। तो मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर, सो वी नो कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन होता है वो कितना होता है, 0.0035, ठीक है, ये तो हमें दिया ही है, तो इसकी वैल्यू आंसर आ जाएगा 0.0035, ठीक है। ज़ीरो का याद रखना, 2 ज़ीरो होते हैं खाली, कहीं कहीं कन्फ्यूज़न कर देता है आपको, 0.0035 भी होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 0.0035 वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ MD इज इक्वल्स टू डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन देन द फैक्टर डिज़ाइन मोमेंट एट एनी सेक्शन इन अ बीम ड्यू टू एक्सटर्नल एक्शंस शैल सेटिस्फाई। ओके, तो अगर MD डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ है किसी भी सेक्शन की, तो जो फैक्टर होगा वो किस तरह से आएगा और उसका क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो देखो, जब भी कोई स्ट्रक्चर होता है, सपोज़ मैंने कोई एक बीम लिया, इसके ऊपर मैं लोड लगा रही हूँ, पी लोड मैंने लगाया, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस पी लोड की वजह से ये हमारा बेंड करेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे करके बेंड करेगा बीम। अब मैं इस पी लोड को हटा दूँ तो क्या होगा, ये अपनी जो पोजीशन है उसमें वापस जाने की कोशिश करेगा। सो एक चीज़ बताइए, ये जो लोड पी आ रहा है, जो ये बेंडिंग हो रही है, ये क्या इस लोड पी की वजह से हो रही है, ये पी लोड की वजह से बेंड कर रहा है, नहीं, ये जो बेंड कर रहा है इट इज़ बेंडिंग ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट क्रिएटेड बाय दिस लोड, ठीक है। सो इस लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हुआ है विच इज़ एन एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट, उसकी वजह से ये बीम बेंड हो रहा है, ठीक है। बट हमने जैसे ही लोड हटाएंगे वो हट जाएगा। तो बट इसको बेंड होने के लिए ये जो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट है, इसको रजिस्ट करने के लिए जो हमारा सेक्शन है उसमें इंटरनली
स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, तो ये जो इंटरनली इसको रजिस्ट करने के लिए इंटरनल जो बेंडिंग मोमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एंड इसी की ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, इस पे ये कितना डेवलप हो सकता है, मैक्सिमम कितना लोड ये ले सकता है कि वो बेंड ना होने दे, वही इसकी मोमेंट रेजिस्टेंट कैपेसिटी होती है। ठीक है, यही इसकी मोमेंट रेजिस्टेंट कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो कभी भी हम जब डिज़ाइनिंग करते हैं या कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर लेते हैं तो हम मानते हैं कि जो एक्सटर्नल लोड आ रहा है, एक्सटर्नल लोड की वजह से जो हमारा मूवमेंट आ रहा है, इट शुड बी लेस देन एन इक्वल टू आर डिज़ाइन मूवमेंट। हमेशा कम होना चाहिए उससे या उसके इक्वल, तभी हमारा सेक्शन सेफ़ रहेगा, वरना वो सेफ़ ही नहीं रहेगा, बेंड हो जाएगा। इसीलिए कंडीशन सी हो जाएगी, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, under limit state of collapse condition, the design of a singly reinforced balanced beam section for a span of 4 meter was carried out using two type of steel, mild steel and HYST steel. So the interference about the limit value of the depth of neutral axis in the two cases. ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है उसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो ये दोनों केसेस में, केस ए हमारा माइल्ड स्टील का है और केस बी हमारा 415 का है, तो लिमिटिंग वैल्यू किस में ज़्यादा आएगी और किस में कम आएगी। उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। तो वी नो कि जो हमारी लिमिटिंग डेप्थ होती है एक्सयू लिमिट, उसको हम क्या लिखते हैं, के इंटू डी। ठीक है, जहाँ पे ये जो के की वैल्यू होती है इट डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, एंड दिस के की जो वैल्यू होती है, अगर मैं देखूँ तो के की वैल्यू हमें निकल के आती है 700/1100 प्लस 0.87 FY, ये वैल्यू निकल के आती है। तो हमने क्या किया है, सब अलग अलग FE250, FE415 और FE500, इसके लिए हमने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। ठीक है, के की वैल्यू, तो FE250 के लिए हमारी वैल्यू हो जाती है 0.56, 415 के लिए 0.48 एंड 500 के लिए 0.46। ठीक है, तो यहीं पे क्या कह रहा है कि FE250 और FE415 का रिलेशन देखेंगे तो केस 1 में क्या है, FE250 है, तो यहाँ पे एक्सयू लिमिट जो 1 केस की आ जाएगी वो आ जाएगी 0.56 इंटू डी। ठीक है, एंड फॉर केस बी FE415 लिया है, आई थिंक 415 ही लिया है ना शायद, 415 है, तो इसके लिए जो एक्सयू लिमिट हो जाएगी फॉर बी सेक्शन इट इज़ 0.48 डी। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्सयू लिमिट ए की बड़ी है एक्सयू लिमिट केस बी से। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, एक्सयू लिमिट इन केस ए इज़ मोर देन एक्सयू लिमिट इन केस बी, ऑप्शन डी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन RCC beam, for a RCC beam in the limit state design, the limiting value of the depth of neutral axis for FE415 grade of steel as per IS 456-2000 is limiting value of depth of neutral axis for FE415। मैंने अभी देखा कि एक्सयू लिमिट फॉर FE415 कितनी होती है, विच इज़ इट इज़ 0.48 डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.48। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉर्ट RCC column is designed assuming maximum permissible axial compressive stresses in concrete and steel। so column में हम कितने maximum permissible axial compressive stresses लेंगे concrete और steel के लिए, तो ये आप याद कर लो कि for column जो maximum permissible stresses
इन कंक्रीट होते हैं वो होता है 0.4 FCK एंड फॉर स्टील दीज आर 0.67 FY। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपकी कॉलम के लिए होती हैं 0.4 FCK एंड 0.67 FY। जैसे कि हमने बीम में देखा कि बीम में हमारी कितनी होती है फॉर कंक्रीट की हमने 0.45 FCK लेते हैं एंड स्टील 0.87 FY लेते हैं। ठीक है, बीम के केस में, बट इसके केस में ये वैल्यूज़ हो जाती है। सो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ RC बीम फॉर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड FE 500 ग्रेड ऑफ स्टील इज गिवन बाय। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो देखो जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंट होता है वो क्या होता है हमारे पास QFCK BD स्क्वायर। ठीक है, सो हेयर जो Q होता है दिस Q इज इक्वल्स टू 0.36 K बराबर होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी हम याद कर लेते हैं FE 250 FE 415 और FE 500 के लिए ये वैल्यूज़ होती हैं विच इज़ 0.148 0.138 एंड 0.133। ये वैल्यू आप याद कर लेना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वैसे तो हम K की वैल्यू रख के K इंटू K की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे FE 500 के लिए 0.46। ठीक है, और J होता है हमारे पास 1 माइनस 0.42 K। तो ये वैल्यू रख के भी फाइंड कर सकते हैं, बट इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास पेपर में, तो इसलिए इसको डायरेक्टली आप याद कर लीजिए कि Q की वैल्यू इस ग्रेड्स के लिए ये सारी होती हैं। तो अभी हमें क्या दिया है FE 500 दिया है, तो इसके लिए Q की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.133। ठीक है, एंड FCK दिया है, FCK कितना दिया है 25। ठीक है, ये 25 दिया है, तो यहाँ से हमारे पास M लिमिटिंग आ जाएगा 0.133 इंटू 25 इंटू BD स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इफ़ वी सॉल्व इट, सो 3 आ जाएगा ना ये। तो इसका ऑप्शन आ रहा है 3.325, इसका आंसर आ रहा है 3.325 BD स्क्वायर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका C। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर लोगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ RC बीम कंसिडर फॉलोइंग। इस तरह से ये कंडीशंस दी हुई हैं, विच वन ऑफ द डिज़ाइन क्राइटेरिया शैल बी एप्लीकेबल, कि बैलेंस सेक्शन होगा, अंडर एनफोर्स, ओवर एनफोर्स। सो इसके लिए देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि बैलेंस सेक्शन क्या होता है। बैलेंस सेक्शन वो सेक्शन होता है जब हम कहते हैं कि जो हमारी स्ट्रेसेस की वैल्यू है वो कंक्रीट और स्टील में साइमल्टेनियसली पहुंच रही है। मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस हैं कंक्रीट और स्टील में वो साइमल्टेनियसली अकर करें, तब हमारा जो भी सेक्शन होता है वो बैलेंस सेक्शन होता है। ठीक है, तो उस केस में हम कहते हैं जो XU होता है वो हमारा XU लिमिट के बराबर होता है। ठीक है, XU इक्वल्स टू XU लिमिट। ठीक, एंड वही अगर मैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन की बात करूँ तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन वो होता है जिसमें कि जो स्ट्रेसेस हैं वो स्टील में अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहले पहुंच जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट। तो मतलब कि जो स्टील है वो हमारी पहले फेल हो जाती है कंपेयर टू कंक्रीट। ठीक है, तो इसके लिए हमारी जो XU होती है वो XU लिमिट से छोटी होती है। ठीक है, एंड दिस फेलियर इज़ कॉल्ड डक्टाइल फेलियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कंक्रीट, यहाँ पे स्टील पहले फेल हो जाती है, कंक्रीट बाद में। एंड ओवर एनफोर्स सेक्शन में क्या होता है XU लिमिट से ज़्यादा होती है, मींस हमारी कंक्रीट पहले फेल हो जाती है और हमारी स्टील बाद में फेल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रिटल फेलियर हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग सेकेंडरी
सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर भी बोलते हैं एंड इसको हम प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंक्रीट बाद में फेल हो रही है, पहले स्टील फेल हो रही है, तो इसलिए सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर है। बट ओवर रेनफोर्स सेक्शन में हमारी कंक्रीट पहले फेल होती है, इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर बोलते हैं। सो हेयर हमने कंडीशंस देख ली कि हमारी कंडीशंस क्या हैं कि जो एक्सयू है बैलेंस सेक्शन में एक्सयू लिमिट के बराबर है, अंडर रेनफोर्स में एक्सयू लेस देन एक्सयू लिमिट है और ओवर रेनफोर्स में एक्सयू मोर देन एक्सयू लिमिट है। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्सयू की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सो एक्सयू हमारी क्या होती है, फॉर एक्सयू हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स को इक्वेट कर देते हैं। तो कंप्रेसिव फोर्स कितना है हमारे पास 0.36 FCKB टू D माइनस 0.42 XU, ठीक है। एंड टेंसाइल फोर्स कितना है 0.87 FYAST, ठीक। तो यहाँ से जब मैं XU निकालूंगी तो वो हो जाएगा 0.87 FYAST अपॉन 0.36 FCKB, सॉरी ये D माइनस 0.42 XU, तो जब हम मोमेंट लिखते हैं तब आता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ XU ये आता है। ठीक है, इसको मैं सही से लिख देती हूँ एक बार। ठीक, ये होता है। तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, इसको जब मैं अरेंज कर लूँगी तो 0.87 अपॉन 0.36 इंटू FY/FC_K, ठीक है, और ये हो जाएगा AST/P। ठीक, XU/D लिखूँ मैं तो ये चीज़ क्या हो जाएगी 0.87 अपॉन 0.36 इंटू FY/FC_K इंटू AST/BD, ये कर सकती हूँ। अब मुझे FY/FC_K की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.36, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि XU/D मेरा कितना आया 0.87 0.36 इंटू FY/FC_K इंटू AST/BD, ठीक है। तो यहाँ पे मैं FY/FC_K की वैल्यू लिखूँगी विच इज़ 0.36 एंड AST/BD की वैल्यू 4% विच इज़ 4/100, ठीक। तो ये XU/D की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से इसको मैं सॉल्व कर लूँगी। ठीक, तो ये फाइनली XU/D की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 0.0348 और XU लिमिट बाई D की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 0.48। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारी XU है वो XU लिमिट से छोटा है, तो सेक्शन कितना होगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्शन इज कॉल्ड ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ओवर रेनफोर्स सेक्शन कब कहते हैं सेक्शन को, जब हमारा अभी मैंने देखा व्हेन XU इज़ मोर देन XU लिमिट, इन दैट केस सेक्शन हमारा ओवर रेनफोर्स होगा। सो XU मोर देन XU लिमिट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in limit state method limiting moment resistance for a given singly reinforced rectangular section for XU is equals to XU limit is। सो XU अगर XU लिमिट के बराबर है तो MU लिमिट की वैल्यू क्या होगी, तो वी नो कि MU लिमिट की वैल्यू 0.36 FCKB इंटू XU D माइनस 0.42 XU, ये तरह से भी होती है जब हम XU में XU लिमिट रख देते हैं तो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 0.36 FCKB इंटू XU D माइनस 0.416 है, इसको हम 0.42 XU मान लेंगे तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्रैक्चर द रेशियो ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस टू द डेप्थ ऑफ बीम फॉर अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम विद Fe415 ग्रेड स्टील इज़, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ ऑफ बीम के साथ क्या वैल्यू आएगी अगर हम Fe415 लें, मीन्स XU
लिमिट अपॉन डी की वैल्यू पूछ रहा है वो। सो वी नो फॉर FE415 दिस एक्सयू लिमिट बाई डी की वैल्यू कितनी होती है? फॉर 250 के लिए होती है 0.53, 415 के लिए 0.48 एंड 500 के लिए 0.46। ठीक है, सो ये वैल्यू हो जाएगी 0.48, आंसर बी। ठीक है, next, in an under reinforced concrete section the depth of the neutral axis is the limiting depth of neutral axis. So we know for under reinforced sections जो हमारा XU होता है it is less than XU limit। ठीक है, तो depth of neutral axis will be less than limiting depth of neutral axis, so option A will be correct। ठीक है, so the design strength for mild steel in limit state design is taken as। limit state design में mild steel के लिए हम लोग डिज़ाइन स्ट्रेस कितना लेते हैं? तो हमें पता है कि जो हमारी जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है ऑफ स्टील कितनी होती है? FI होती है, बट फॉर डिज़ाइनिंग हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इसको डिवाइड कर देते हैं। सो दिस वैल्यू 0.87 FI बन जाती है। ठीक है, ये वैल्यू जो है डिज़ाइनिंग के लिए हमारी वैल्यू 0.87 FI हो जाती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, maximum strain at the level of compression steel for a doubly reinforced rectangular section having effective depth D, effective cover to compression steel as D dash and neutral axis depth for compression face as XU will be। ठीक, यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेन पूछ रहा है कि जो कंप्रेशन स्टील होगी उसके लिए मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी इफ़ वी आर मेकिंग अ डबली रेनफोर्स सेक्शन। सो आपने देखा अभी हमने सिंगली रेनफोर्स सेक्शन की तो सारी बातें कर ली। डबली रेनफोर्स सेक्शन हमें क्यों चाहिए? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डबली रेनफोर्स सेक्शन हमें क्यों चाहिए? डबली रेनफोर्स सेक्शन इसलिए चाहिए अगर हमारे जो एक्सटर्नल लोड है वो बहुत ज़्यादा आ गए, इतने ज़्यादा आ गए कि उसकी वजह से जो हमारा एक्सटर्नल मोमेंट होगा वो हमारे मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है जो सेक्शन की उससे ज़्यादा हो जाए। ठीक है, सो फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा? अपने स्ट्रक्चर की मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए या तो मैं क्या करूँ, सेक्शन को बड़ा कर दूँ, लेकिन हमारे पास साइज़ की रिस्ट्रिक्शन है, हम साइज़ बड़ा नहीं कर सकते ना। इन दैट केस हम क्या करेंगे, या तो अपना ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाएंगे या फिर हम रेनफोर्समेंट को कंप्रेशन जोन में भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि हम और ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी हम हर जगह नहीं बढ़ा सकते कि कुछ सेक्शंस में ऐसा हो रहा है कि लोड्स ज़्यादा आ रहे हैं तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि साइट पे दिक्कत होती है। अगर मैं कुछ थोड़े से पोर्शन के लिए अलग कंक्रीट लूँ, थोड़े पोर्शन के लिए अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट लूँ, ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। तो इसीलिए सबसे अच्छा जो इसमें मेथड होगा फॉर इस प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए वो ये होगा कि अगर हम कंप्रेशन जोन में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दें तो हमारा एक्सटर्नल लोड से स्ट्रक्चर सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग डबली रेनफोर्समेंट बोलते हैं क्योंकि टेंशन कंप्रेशन दोनों साइड में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। जब इसकी एनालिसिस होती है तो कुछ रेनफोर्समेंट हम एक्स्ट्रा AST भी प्रोवाइड करते हैं कंप्रेशन में, एंड साथ में कंप्रेशन जोन में हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसकी न्यूट्रल एक्सिस, तो ये अगर इसकी न्यूट्रल एक्सिस है इस तरह से इसकी एनालिसिस होती है। इसको थोड़ा सा आप देख लेते हैं। ठीक है, वी नो ये जो डिस्टेंस है ये है D डैश, इसमें इन्होंने बोल रखा है।
ठीक है, कि ये डिफरेंट डिस्टेंस डी होती है और दिस डिस्टेंस अप टू द सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट इज़ डी। ओके, अगर मैं कंप्रेशन अगर मैं स्ट्रेस का कर्व बनाऊँ, स्ट्रेस का प्रोफाइल बनाऊँ, तो मेरा स्ट्रेन का प्रोफाइल क्या होगा? नाउ माय स्ट्रेन प्रोफाइल विल बी ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। सो वी नो कि ये जो एक्सटर्नल फाइबर में हमारे रेनफोर्स ये स्ट्रेन होता है कितना होता है? 0.0035। ओके, बट फॉर दिस रेनफोर्समेंट जो कि हमने कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड की है, अब इसकी वजह से जो स्ट्रेन आएगा उसको हम बोलेंगे एप्सिलॉन SC। ठीक है, एंड हियर इज़ ऑल्सो अ वैल्यू विच इज़ 0.002। ठीक है, नाउ इफ़ वी मेड अ स्ट्रेस वेरिएशन, तो स्ट्रेस वेरिएशन जब हम इसका देखेंगे, ये तो हमें पता है कि हमारा स्ट्रेस यहाँ तक कर्व होता है और इस वैल्यू तक रेक्टेंगल हो जाता है। ठीक है, सो नाउ वी नो कि जो एक्सट्रीम फाइबर पे हमारा स्ट्रेस कितना होता है? 0.45 FCK। ठीक है, नाउ द स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस स्ट्रेन या दिस रेनफोर्समेंट वो हो जाएगा FSC। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा FSC। इसको मैं ये हो जाएगा हमारा FSC, मीन्स स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रेस ऑफ स्टील इन दी कंप्रेशन जोन। ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज D'। ओके, अब जो यहाँ पे फोर्सेस लगेंगे वो कुछ इस टाइप से लगेंगे। यहाँ पे तो हमारा टेंशन लगेगा जो पहले भी लग रहा था, बट एक जो एक्स्ट्रा हमने स्टील ली है टेंशन जोन में भी हमने ये स्टील ली है, जिस AST2 हो जाएगी एंड दिस वन इज़ AST1। ठीक है, एंड दिस रेनफोर्समेंट इज़ ASC। तो यहाँ पे दो हो जाएंगे हमारे पास टेंसाइल फोर्सेस, एक इस रेनफोर्समेंट की वजह से विच इज़ T1 एंड एक हो जाएगा AST2 की वजह से विच इज़ T2। ऐसे ही कंप्रेशन जोन में जब कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, सो द वन जो हमारा पहले लग रहा था कंक्रीट की वजह से, वो यहाँ पे लगेगा CC एंड एक जो FSC की वजह से लग रहा था इट विल एक्ट हेयर एट FSC, जो कि हो जाएगा CS। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे जब हम लोग ये निकालते हैं ना अपने एप्सिलॉन SC की वैल्यू, ठीक है, वो किस तरह से निकलती है, उसके लिए अगर मैं अपना स्ट्रेन का वेरिएशन देखूं, तो स्ट्रेन के वेरिएशन में इफ़ आई सी सिमिलर ट्रायंगल की मैं बात करूं, तो मैं लिख सकती हूँ 0.0035 बाई XU इक्वल्स टू एप्सिलॉन SC अपॉन, ठीक है, सो दिस डिस्टेंस वी नो कि दिस डिस्टेंस इज XU एंड दिस डिस्टेंस इज XU माइनस D'। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ XU माइनस D'। ओके, तो यहाँ से एप्सिलॉन SC की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी XU माइनस D' अपॉन XU इंटू 0.0035। सो एप्सिलॉन SC जो रहेगा हमारा, उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस D' बाई XU
into 0.0035. See, now this is the formula for strain in of steel in compression zone. compression zone में जो स्टील है उसमें कितना स्ट्रेन आएगा वो वैल्यू आपकी ये है एप्सिलॉन एस है। यही क्वेश्चन में पूछी गई है, ठीक है। कंप्रेशन में इसमें क्या पूछी गई है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, ठीक है। तो ये होती है दिस 0035 1 - d डैश बाई एक्स यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन MU लिमिट इज इक्वल्स टू RU लिमिट BD स्क्वायर, ठीक है। एंड फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe415 स्टील द वैल्यू ऑफ RU लिमिट विल बी कितना होगा। सो हेयर कि ये कह रहे हैं कि MU लिमिट जो है वो आपका RU लिमिट इंटू BD स्क्वायर के बराबर है। सिंस वी नो MU लिमिट कितना होता है हमारा QFC के BD स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज़ वन इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। सो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं कि जो RU लिमिट है इट विल इक्वल टू QFC के, ओके। सो RU लिमिट इक्वल्स टू, अब Q हमारा कितना होता है, Q की वैल्यू जो होती है इट इज़ अकॉर्डिंग टू द ग्रेड ऑफ द स्टील। सो Fe415 के लिए हमारे Q की वैल्यू कितनी रहती है, हमने याद की है कि 250 के लिए 0.148 होती है, 415 के लिए 0.138 एंड 500 के लिए 0.133। सो 0.138 इसका होगा एंड FCK कितना है हमारे पास 20, ओके। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 27, ठीक है। 2.71 इसका आंसर आ रहा है 2.71। सो ऑप्शन इज सी, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RCC beam of 200 mm width and 300 mm effective depth is reinforced with Fe415 grade steel. The grade of concrete used is M20. The limiting moment carrying capacity of this beam is. So here आपको जो B दिया है it is 200 mm and the D is 300 mm, ठीक है। आपको Fe415 दिया है एंड M20 ग्रेड दिया है, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है, द लिमिटिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस बीम। सो MU लिमिट आपको फाइंड करना है। अभी हमने देखा MU लिमिट क्या होता है QFC के BD स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत याद होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि देखिए इससे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। UK कंबाइंड AE में देखिए 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। लास्ट टाइम देखिए इसमें भी UPPSC AE में, UGB एनुअल में, सो काफ़ी क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन का आपको आंसर आना चाहिए और ये फॉर्मूला याद रखना आप, ठीक है, जिसमें कि आपको Q की वैल्यू याद करनी है। तो 415 के लिए अभी हमने देखा था कि Q की वैल्यू 0.138 होती है एंड हेयर द FCK इज़ 20 और B हमारा 200 है एंड द D इज़ 300। तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 200 इंटू, ठीक है। सो इसको जब फाइनली हम फाइंड आउट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 49.68 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। सो यहाँ से ऑप्शन आपका आ जाएगा सी, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर्ड shear फोर्स ऑफ 140 किलोन्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बीम हैविंग विड्थ 250 mm and the beam is also subjected to factor torsional moment of 20 किलोन्यूटन। सो इक्विवेलेंट shear फोर्स बीम पर क्या होगा, ठीक है। सो जब बीम पे shear फोर्स भी लग रहा है और साथ में एक टॉर्जनल मोमेंट भी लग रहा होता है, तो जो वहाँ पे हमारा shear फोर्स आता है, ठीक है, वो इक्विवेलेंट shear फोर्स आता है, ठीक, दैट इज़ अ इक्विवेलेंट
shear force. ओके, एंड दिस V इक्विवेलेंट जो होता है वो आपका होता है VU प्लस 1.6T/P. सो हेयर VU की वैल्यू आपको कितनी दी है, दिस इज़ द फैक्टर्ड, ये जो VU होता है ये हमारे पास फैक्टर्ड शेयर होता है, ठीक है, एंड दिस इज़ टॉर्जनल मोमेंट. सो VU की वैल्यू हमें दी है 140 किलो न्यूटन प्लस 1.6 इंटू टॉर्जनल मोमेंट है 20 किलो न्यूटन मीटर एंड द विड्थ इज़ 250 mm. तो इसको हम कर लेंगे मीटर में कन्वर्ट, 0.25 मीटर हो जाएगा. ओके, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो इसका आंसर आ गया 268 किलो न्यूटन, V इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी. सो ऑप्शन कौन सा हो गया है, C. ओके, सो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है, आपका LSM कंप्लीट हो गया है. मैंने LSM के मोस्टली जितने भी टॉपिक्स जो भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन करा दिए हैं. आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये टॉपिक्स तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है. तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम, उसमें आपके क्वेश्चंस LSM के सॉल्व होंगे, ठीक है. सो चलिए आज का हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है. सो एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि मैंने आपको कल भी एक क्वेश्चन दिया था और उससे पहले भी सेशन में क्वेश्चन दिया है, बट कोई भी कमेंट नहीं करता, कोई भी उसका आंसर नहीं देता है, ठीक है. तो इस तरह से तो नहीं होता है ना. अगर आप पढ़ रहे हैं, मैं अगर आपको कोई टॉपिक दे रही हूँ, क्वेश्चन दे रही हूँ, तो आप उसको सॉल्व करिए, आंसर करिए. अगर गलत होगा तो कोई बात नहीं, मैं उसको बताऊँगी, लेकिन आप उसको प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए. अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है. मैं यहाँ वन वे कन्वर्सेशन कर रही हूँ, बता रही हूँ. अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है तो आप प्लीज़ उसको अटैम्प्ट करिए. आंसर गलत भी आएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अटैम्प्ट करना है, बिकॉज आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो इतना तो आपको करना ही है ना कि प्रैक्टिस आपको खुद से ही करनी है. तो आप प्लीज़ उसको करिए क्वेश्चन को, और जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं डेली, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है. तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा. आप इसका आंसर करिएगा. अब ये आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, फॉर डिज़ाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर विच मैथड इज़ नॉट करेक्ट. ओके, सो RCC स्ट्रक्चर की डिज़ाइन के लिए कौन सा मेथड अच्छा नहीं है, सही नहीं है. सो यूनिट लोड मेथड, मॉड्यूलर रेशियो मेथड, लिमिट स्टेट मेथड और लोड फैक्टर मेथड. सो इसमें से आप आंसर करिएगा कि कौन सा हमारा करेक्ट मेथड नहीं है, ठीक है. सो आई वांट आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. ओके, ठीक है, चलो ठीक है फिर. ओके, आई होप आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा आज का. आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे LSM से रिलेटेड, और बहुत से आपको नए टॉपिक्स भी सीखने को मिले होंगे. सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, अच्छा लगा है, हेल्पफुल हुआ है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जितने भी आप शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा आप इसको शेयर करिए. और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, बिकॉज़ आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमें तो आपको भी नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे. हम इस चैनल पे बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करने वाले हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए. तो उसके लिए प्लीज़ आप हमें भी सपोर्ट करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम और अच्छा आपके लिए कंटेंट लेके आएँ, आपको अच्छे से अच्छा इजी टू इजी फॉर्म में सिविल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट समझा सकें. तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा वो RCC का चैप्टर 4 रहेगा, जिसमें कि हम उसके सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे, एंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. तो वो भी सेशन आप देखिएगा. एंड चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच.